Basic structure of Indian Constitution. Indian Constitution or basic structure. Yes, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So today we will discuss the basic structure of Indian Constitution. Indian Constitution में basic structure क्या है और उसके जो मेजर लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो क्या है. So don't forget to watch complete video. बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब हमारे चैनल से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. बेसिक स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, बट उससे पहले यहाँ पे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 इनको समझना थोड़ा जरूरी है. आर्टिकल 13 यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इनको लॉ मेकिंग पावर्स देता है और कौन कौन से जो लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट के लिए बने हैं या कौन से बनते आ रहे हैं ये इन सब के बारे में बताया है. बट वहीं पर आर्टिकल 368 ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसीजर को बताता है कि अमेंडमेंट किस तरह से होंगे. अब देखने वाली बात ये है कि जो आर्टिकल 13 है वो जिन लॉज को बनाता है, इन केस जिन लॉज को बना रहा है आर्टिकल 368 उसको अमेंड कर दे. ये तो वही बात हो गई, आपने कोई वॉल बनाई कोई उसे गिरा दे, आप फिर बनाओगे कोई फिर उसे गिरा दे. बट यहाँ पे एक जो मीडियम वे है वो भी है जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे और दोनों आर्टिकल अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और दोनों में क्या क्या चीजें मेन है इसको समझेंगे कि इसमें किस तरह से बैलेंस होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों को लॉ मेकिंग पावर्स देता है विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन, कि दोनों अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में लॉ बना सकते हैं. ये स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में बना सकता है और पार्लियामेंट भी. बट इसके साथ कुछ चीजें भी हैं जैसे कि कोई बिल है, यहाँ पे अब बिल कुछ बिल में अमेंडमेंट्स होते हैं वो अमेंडमेंट्स खाली पार्लियामेंट में जा सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं जा सकते. अब इसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाते हैं, इन्होंने लॉ बना के रेडी कर दिया. अब अगर ये लॉ है, ये लॉ किसी भी तरीके से किसी फंडामेंटल राइट या कोई भी ऐसे राइट को वायलेट करता है जिसे उसे वायलेट नहीं करना चाहिए, जो या तो वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड हो उसको वायलेट करता हो, इस तरह के राइट्स को सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है कि वो लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है. और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के टर्म्स को बताते हैं. अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर टर्म है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है. अब हम बेसिक स्ट्रक्चर की आगे की चीजों को देखते हैं. अब इसके बाद आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 को यहाँ पे आया था. अब इस एक्ट के साथ ये हमने समझा सबसे पहले आर्टिकल्स लॉ मेकिंग पावर्स के बारे में, उसके बाद यहाँ पे 7 केसेस के थ्रू लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू हम बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझेंगे. आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. सो यहाँ पे अब हम इस अमेंडमेंट एक्ट के साथ इस केस को समझेंगे कि क्या है. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कुछ लैंड रिफॉर्म्स और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे फंडामेंटल राइट्स इनको लेके अमेंडमेंट हुए थे और इनको ऐड किया गया था. और यहाँ पे पब्लिक को, कॉमन पीपल को यहाँ पे राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन स्पीच जैसे जो राइट थे इनको दिया गया. तो यहाँ पे इस राइट को, यहाँ पे अब जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं इसकी अभी बात होगी. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1951 का केस है, इस केस ने इस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया और इस केस की जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स
प्लस में आर्टिकल 368 को एक्सप्लेन किया कि जो आर्टिकल 368 है इसके पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन है उनको अमेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं होने चाहिए। तो ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में 368 जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड केस आता है। सेकेंड केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 1965 का केस है और इस केस में यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के जजमेंट को फॉलो करते हुए ये बोला कि आर्टिकल 368 कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को भी बोला। और बट इस केस में इससे जो डिफरेंट चीज थी वो ये कि यहाँ पे दो जजेस ने डिसेंट जजमेंट दी और ये भी बोला कि अगर जो मेजॉरिटी जो भी चीज कर रही है उसको हम फॉलो करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट यहाँ पे दो की जजमेंट जो थी इनकी जजमेंट से मैच नहीं कर रही थी और इनका ये कहना था कि फंडामेंटल राइट्स को जो है ये आर्टिकल अमेंड नहीं कर सकता। बट यहाँ पे मेजॉरिटी जो थी वो जजमेंट दोनों की सेम मानी गई। नेक्स्ट केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बहुत ही फेमस केस है अपने आप में। तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन की जो अब तक प्रीवियस जो जजमेंट्स आ रही थी उसको यहाँ पे रिवर्स किया गया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरी पार्ट और हर चीज को, बट यहाँ पे एक्सक्लूडेड है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। आर्टिकल 368 या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 368 यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर बताता है, सिर्फ प्रोसीजर बताता है कि कैसे अमेंडमेंट होगा। ये नहीं कहता कि इसमें अमेंडमेंट होगा या उसमें, सिर्फ प्रोसीजर। तो यहाँ पे इन दोनों के बेसिस पे जो प्रीवियस जजमेंट थी उनको यहाँ पे डिसेंट किया गया और यहाँ पे न्यू जजमेंट दी कि पार्लियामेंट कांट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। एंड उसके साथ ही यहाँ पे कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट आर ट्रांसकेंडेंट पोजीशन। यहाँ पे ये ट्रांसकेंडेंटल पोजीशन में है और हमें इसको अमेंड करने की पावर नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम को उसके साथ ही कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे पार्लियामेंट जो है इनके साथ ही एक बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को भी जोड़ा जिसे केशवानंद भारती में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 1971 का केस है और इस केस में भी यहाँ पे बोला कि पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट राइट है, री राइट का राइट नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स को अमेंड कर सकती है, उसे पूरा नया नहीं लिख सकती। इसीलिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को जोड़ा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, बाकी किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का केस। इस केस में जो 39th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1975 का, ये एक्ट जो है ये बेसिकली इमरजेंसी टाइम पीरियड में आया था। उस टाइम हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे ये एक्ट आना इसका अपोज किया गया कि ये फेयर नहीं है। और इसी के जजमेंट में ये बोला गया कि जब कोई भी एक्ट
यहाँ पे पास हो रहा है तो पूरे फेयर प्रोसीजर के साथ होना चाहिए, और ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है जिसे इमरजेंसी में पास किया गया। नेक्स्ट केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1980 का केस है। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा फेयर बनाने के लिए और ज्यादा क्लियर बनाने के लिए जुडिशियल रिव्यू को ऐड किया गया, और इसके साथ ही यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज इन दोनों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनाया गया कि जहां पे आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो वहां पे आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो है कियोतो होलोहन वर्सेस यहाँ पे ज़ाची-लुहू केस है 1992 का। तो यहाँ पे जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को ऐड किया गया बेसिक स्ट्रक्चर में कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रूल ऑफ लॉ को ऐड किया गया कि जो भी लॉ है वो यहाँ पे सुप्रीम माना जाएगा, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद जो लास्ट केस है ये 7 से बियॉन्ड केस है, बट मैं सोचा इन सबको एक ही वीडियो में कवर कर दूं। तो SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इस केस में काफी ज्यादा जो बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर्स हैं उनको ऐड किया गया, जैसे कि उनको एक्सप्लेन किया गया सेक्युलर, फेडरल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में अगेन बेसिक स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन की गई है बेसिक फीचर्स के फॉर्म में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, फ्री जुडिशरी, यूनिटी, इस टाइप के जितने भी सारे बेसिक फीचर्स हैं वोकेशन एंड भारतीय केसेस में उनको एक्सप्लेन किया गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक